हाय, मैं प्रभाव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे, जहां हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट। जिसका डर था वही हुआ, मतलब DHFL की डीलिस्टिंग। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें फंसे हुए हैं, बहुत सारे। क्यों फंसे हुए हैं? ऑपरेटर्स गेम खेल रहे हैं, वो उसमें फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, वो फंस गए। तो अभी कुछ ज़्यादा सात्विक ज्ञान देना मेरे लिए ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी शेयर जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो उसका क्यों हमें फंडामेंटली देखना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस देख लिया कि उसका अपर सर्किट बन रहा है, उसका लोअर सर्किट बन रहा है, या फिर उसकी कैंडल्स के बहुत ऊपर जा रही है। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी फंडामेंटली वो शेयर्स कितना अच्छा है ये जानना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। गाइस, पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, एक का दो करना एक अलग चीज़ है, लेकिन जो पीस ऑफ माइंड है वो आपकी लाइफ में बेहद इम्पॉर्टेंट है। अब जिन लोगों का पैसा इसमें DHFL में था, बहुत गंदे फंसे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि DHFL के केस में क्या हुआ है और आप उसमें क्या कर सकते हैं। और मैं पूरा प्रोसेस समझाऊँगा कि ये पहली चीज़ समझने की कोशिश करेंगे हम कि ये डीलिस्टिंग होती क्या है, और दूसरी चीज़ हम जो समझाएंगे वो होगी कि डीलिस्टिंग होती क्यों है, और फाइनल चीज़ होगी कि ये कितने टाइप की होती है। एंड लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके पास शेयर्स हैं किसी ऐसी कंपनी के जो डीलिस्ट होने जा रही है या फिर हो चुकी है, तब आप क्या कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि डीलिस्टिंग क्या है। देखो, डीलिस्टिंग से पहले समझिए कि लिस्टिंग क्या होती है। लिस्टिंग का मतलब क्या है कि जब कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने आप को स्टॉक मार्केट में, मतलब मेजरली हमारे यहाँ है NSE एंड BSE, यहाँ पे अपने आप को जब लिस्ट कराती है, अपने आप को IPO लेके आती है वो कंपनी, तब उनको बोलते हैं लिस्टिंग। अब वो कहाँ कहाँ लिस्ट होती है? हमारे इंडिया में मेजर जो स्टॉक एक्सचेंज है NSE एंड BSE, तो वहाँ पे वो लिस्ट होती है। तो लिस्ट होने का मतलब वहाँ से आप उस कंपनी के शेयर्स बाई और सेल कर सकते हैं। इसका मतलब कंपनी लिस्ट हो रखी है वहाँ पे। अब इसका एकदम उल्टा कर दीजिए कि कोई कंपनी अपने आप को, चाहे वॉलेंटरी या फिर कंपलसरी, वहाँ से अपने आप को डीलिस्ट करा रही है। डीलिस्ट का मतलब अब वो कंपनी के शेयर्स उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, सॉरी स्टॉक एक्सचेंज पे, जैसे चाहे NSE हो या BSE हो, वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। मतलब अगर आपके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं तो ना तो आप उनको बेच सकते हो, ना आप उनको खरीद सकते हो। उसका एक अलग प्रोसेस होता है, वो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा, मैं बताऊँगा वो उसमें क्या कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डीलिस्टिंग पता चली होगी। मतलब जब कोई भी कंपनी अपने आप को स्टॉक मार्केट से हटा लेती है, या फिर स्टॉक मार्केट या सेबी उसको हटा देता है किन्हीं कारणों की वजह से, उसको बोलते हैं डीलिस्टिंग। मतलब कंपनी के शेयर्स बाई एंड सेल नहीं होंगे ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ओवर द काउंटर वो हो सकते हैं, ऑफलाइन बायर्स आपको मिल जाए, आप कर सकते हैं, लेकिन ऑन स्टॉक एक्सचेंज वो वहाँ से रिमूव कर दिए जाते हैं। वहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग आपको वहाँ पे नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको डीलिस्टिंग क्लियर हुआ होगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि उसको डीलिस्टिंग जो है उसको क्यों करते हैं, मतलब डीलिस्टिंग होती क्यों है। तो देखिए, इसकी बहुत सारी वजह हैं। जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि प्रमोटर्स खुद अपनी कंपनी को डीलिस्ट कराते हैं। अब जैसे कि अगर किसी प्रमोटर्स को, जैसे लास्ट ईयर वेदांता ग्रुप में होने वाला था, जैसे किसी प्रमोटर्स को अपनी पूरी पब्लिक, जो जितनी पब्लिक के पास उनके शेयर्स हैं, वो सारे खरीद के कंपनी पे पूरा कंट्रोल उनको चाहिए। तो वो अपनी कंपनी को सेबी में अपना उनको रिक्वेस्ट डालते हैं, उनको एक फॉर्म भर के देते हैं कि भाई हम डीलिस्ट कराना चाहते हैं। सेबी बोलती है ठीक है भाई, जिन जिन शेयर्स होल्डर के पास आपकी कंपनी के शेयर्स हैं आप उन्हें बाई कर लीजिए, हम डीलिस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो प्रमोटर्स करा सकते हैं, या फिर प्रमोटर्स को ऐसा हो कि कंपनी पे कंट्रोल के अलावा उनको ये लगता है कि मेरी कंपनी का शेयर्स अंडर वैल्यूड है, जो कि वेदांता के साथ था। क्योंकि वेदांता बहुत फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन उनका शेयर ट्रेड कर रहा था 85-87 रुपीज़ के पास। तो आप समझ सकते हो इस बात से कि 85 रुपीज़ पे जो शेयर ट्रेड कर रहा था, आज की डेट में 270 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए वो डीलिस्ट कराना चाहते थे, उनको कुछ अपना जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं कंपनी में वो करना था। क्योंकि अब अगर शेयर होल्डर्स के पास पैसा है तो उनका जब भी कोई भी रेजोल्यूशंस लेके आते हैं, कभी कुछ भी करते हैं, तो शेयर होल्डर्स की परमिशन लगती है।
तो इसलिए कंपनी जब सारे शेयर्स अपने पास लेना चाहती है तो भी वो अपने आप को डीलिस्ट कराना चाहते हैं। और क्या होता है डीलिस्टिंग में, फिर होता है एक बोलते हैं ना कंपनी का थप्पड़। कंपनी का थप्पड़ इन द सेंस एक्सचेंज जो है हमारे एनएससी और बीएससी या फिर सेबी, वो लोगों को बोलता है कंपनी जो प्रमोटर्स हैं कि भाई तुम यहाँ से हटाओ क्योंकि तुम कंप्लाइंस फॉलो नहीं कर रहे हो, और ये इसकी फ़ी भी अब अच्छे से पे नहीं कर रहे हो टाइम पे, और आप नॉर्म्स हैं सेबी के वो भी फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर एक्सचेंज भी आपको रिमूव कर सकता है, उसको भी आप वो एक्सचेंज भी आपको जो कंपनी उसको डीलिस्ट कर सकता है। तो ये कुछ वजह हैं जो कंपनी डीलिस्ट होती है। अब होती कितने टाइप की है डीलिस्टिंग वो समझते हैं। डीलिस्टिंग होती है दो टाइप की, एक होती है वॉलंटियर डीलिस्टिंग और एक होती है कंपलसरी। वॉलंटियर डीलिस्टिंग का मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो खुद उस कंपनी को अपने जो कंपनी है उसको डीलिस्ट कराना चाहते हैं अपने किसी भी फ़ायदे की वजह से, चाहे तो उनको कंपनी पे कंट्रोल चाहिए पूरा, क्योंकि जब कंपनी लिस्टेड है तो वो पब्लिक कंपनी हो जाती है, सबके पास शेयर्स हैं, कोई भी डिसीजन लोगे तो सबसे पूछ के लेना पड़ता है, सबके साइन लगते हैं, सबका अप्रूवल लगता है। तो कंपनी के प्रमोटर्स चाहते हैं कि हमें हमारी कंपनी पे पूरा कंट्रोल चाहिए, हमारे डिसीजन मेकिंग पावर हमारे पास ही रहनी चाहिए, तो वो उसको डीलिस्ट कराना चाहते हैं। सेबी बोलता है ठीक है अभी कर लो, लेकिन जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके पास से जो भी शेयर्स हैं उनको आपको ख़रीदना होगा। तो वो एक है। और दूसरा चीज़ है कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर शेयर अंडर वैल्यू ट्रेड कर रहा है किसी कंपनी का तो भी वो अपने आप को डीलिस्ट कराना चाहते हैं। दूसरा होता है मैंडेटरी या फिर कंपलसरी या फिर इन वॉलेंट्री बोल सकते हो आप, मतलब कि एक्सचेंज और सेबी थप्पड़ मार के बाहर करता है कंपनी को। क्यों करता है ऐसा? कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, कंपनी में बहुत बड़ा झोलमाल हो गया है, और या फिर कंपनी के जो प्रमोटर्स वगैरह हैं वो उस कंपनी सेबी के जो नॉर्म्स वगैरह उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनकी फ़ीस पे नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में भी एक्सचेंज कंपनी को ज़बरदस्ती वहाँ से डीलिस्ट कर देता है। तो ये दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी कि डीलिस्टिंग क्या होती है और डीलिस्टिंग के टाइप भी बता दिए, और क्यों होती है डीलिस्टिंग मैंने वो भी बता दिया। अब सवाल आता है कि अगर मेरे पास किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स हैं जो डीलिस्ट होने जा रही है या फिर जो हो चुकी है, तो मैं क्या करूं? तो उस केस में आप एक काम कर सकते हैं कि पहले तो जब कभी कोई कंपनी डीलिस्ट होती है तो शेयर होल्डर्स को टाइम मिलता है, मेरे ख्याल से 1 महीने का टाइम आपको मिलता ही मिलता है। तो उस 1 महीने के अंदर आप अपने शेयर्स कंपनी इंडेक्स पे बेच सकते हो, स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकते हो, और इन केस अगर आप नहीं बेच पाते हो डीलिस्टिंग के बाद, तो वहाँ पे लिस्टिंग है नहीं तो एक्सचेंज पे आप नहीं बेच पाओगे, लेकिन प्रमोटर्स जो आपको ऑफर प्राइस देते हैं जिसको हम लोग फ्लोर प्राइस भी बोलते हैं, मतलब वेदांता केस में क्या हुआ था, उन लोगों ने जो फ्लोर प्राइस दिया था 87 या 90 रुपीज़ के आसपास कुछ दिया था। तो आप क्या कर सकते हो, आपकी चॉइस है, 80 रुपीज़ पे शेयर आपका ट्रेड कर रहा है, उन्होंने 87 रुपीज़ अगर आपको ऑफ़र किया है तो या तो आप उनके ऑफ़र पे भी आप बेच सकते हो, या फिर आप बिडिंग लगा सकते हो कि नहीं भाई 87 रुपीज़ आप सस्ता बता रहे हो, ये शेयर कम से कम 110 रुपये का होगा। अगर 110 रुपये का होगा तभी तो प्रमोटर्स को शेयर को खरीद रहे हैं, तो अपनी 110 120 जो भी आपको लगे अपनी उसी बिडिंग लगा सकते हो। फाइनल प्राइस आता है सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से, और जिस नंबर पे या जिस पे बिडिंग सबसे ज़्यादा आती है तो उस पर हो जाता है। फिर भी अगर 1 महीने के अंदर अगर आप अपना शेयर्स उनको नहीं भी टेंडर करते हो, अगर नहीं भी देते हो, तो भी आपको 1 साल का टाइम मिलता है। उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको एक मेल आएगा उनका, उसके थ्रू भी आप उनको दे सकते हो, शेयर अपने टेंडर कर सकते हो, और नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी अगर इन फ्यूचर कभी लिस्ट हुई तो आप उसको ट्रेड भी कर सकते हो, या फिर कंपनी के जो डिविडेंड वगैरह हैं वो आपको वाया मेल और आपसे कम्युनिकेट होकर आपको जो भी उसके फ़ायदे वगैरह हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो ये तो हो गया एक उस कंपनी का जो कंपनी अच्छी कंपनी अपने आप को डीलिस्ट करा रही है। हम बात करते हैं DHFL वाले केस में। इस केस में गाइस मैं अगर थोड़ा सा आपको बताऊं, थोड़ी सी नॉलेज के लिए बताऊं तो बढ़िया रहेगा, आपको आगे के लिए बहुत काम आएगा। इस केस में क्या हुआ कि जब इसका इंसॉल्वेंसी जब चल रहा था, इंसॉल्वेंसी केस चल रहा था NCLT में। NCLT क्या है, थोड़ा सा अलग टर्म लगेगा आपको, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है। तो उसमें क्या होता है कि कंपनीज के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, उसको ये एक जुडिशरी बॉडी है कॉर्पोरेट वालों की, तो वो उसको सब देखते हैं। तो जब NCLT में केस चल रहा था तो NCLT में
जो DHFL थी, DHFL की एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स थी, COC बोलते हैं उसको, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। उन लोगों ने क्या किया कि इसको अप्रूवल दिया पीरामल ग्रुप को कि भैया पीरामल ग्रुप आप हमारी इस कंपनी को ले लीजिए। ले लीजिए इन द सेंस, तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स वाले उन्होंने बोल दिया, क्योंकि उनको तो अपने पैसे से मतलब है। तो हाईएस्ट रेटिंग पीरामल ग्रुप ने लगाई, तो उन्होंने वो कंपनी उनके नाम पे गई कि साहब तुम ले लीजिए। अब कंसर्न क्या आता है, पीरामल ग्रुप वालों ने बोला कि भाई मैं कंपनी तो ले रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसके एसेट्स ले रहा हूँ। मैं कंपनी की जो एसेट्स हैं वो सब ले रहा हूँ, कंपनी का ऑफिस हो गए या जो भी है सब कुछ ले रहा हूँ, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू मैं ज़ीरो कर रहा हूँ। अब यहाँ से समझिए सारा खेल क्या है, DHFL वाले कहाँ फंस गए। आपको तो अब मैं क्या बताऊँ, मैं आपको कंपनी ने बहुत सारा टाइम दिया था, क्योंकि ये ज़ीरो करने वाली जो बात थी, इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू ज़ीरो हुई, ये आज की बात नहीं है, ये बात बहुत पुरानी है। जब पीरामल ग्रुप ने बोल दिया था कि हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू ज़ीरो करने वाले हैं, लेकिन आपने क्या किया, उसमें ट्रेड भी किया, अपर सर्किट भी लगा, लोअर सर्किट भी लगा, आप उससे नहीं निकले। हालांकि कंपनी ने आपको टाइम दिया, लेकिन आप नहीं निकले। अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको अभी जैसे उस पर लोअर सर्किट था, अभी तो हट गया, अभी तो उसमें से कुछ होना नहीं है। अभी आपको जो भी मिल जाए, मेरे ख्याल से ऐसे केसेस में जब कंपनी बैंकरप्ट हो जाती हैं और ऐसा कुछ होता है, तो उस टाइम पे सबसे पहले क्या होता है कि कंपनी के जो सबसे पहले जो उनके पास डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं या FDs हैं, उनका पैसा क्लियर होता है। कंपनी के जो लोन वोन हटाने के बाद, पहले तो इनका तो लोन ही क्लियर नहीं हुआ है, वो क्लियर होगा, लोन हटेगा, फिर FD और जिन लोगों ने इन कंपनी के बॉन्ड्स खरीद रखे हैं उनका क्लियर होगा, डिबेंचर्स वालों का क्लियर होगा, और उसके बाद आपसे पहले भी प्रेफरेंस शेयर्स वाले आते हैं कि भैया तुम्हारे बाद प्रेफरेंस शेयर वाले उनको पैसा दिया जाएगा, उसके बाद आते हो आप लास्ट में। तो DHFL से तो आपको कुछ भी आ जाए, बहुत चांसेस बहुत कम है। अगर ये अभी जो कपिल वाधवान है वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट, अगर वो कुछ होता है तो आपका लक फैक्टर है तो हो जाएगा, अदरवाइज DHFL में आपका पैसा ज़ीरो हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें हुई, उसके बीच में हम लोगों को जो टाइम मिला था तो हमने एंट्री एग्जिट नहीं, ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। 6 महीने पहले कंपनी ने, या फिर जो कंपनी को बंदा ओन करने वाला है पीरामल ग्रुप, उन्होंने बोल दिया कि इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू हम ज़ीरो करने वाले हैं, और उस पर अप्रूवल भी आ गया, NCLT से भी आ गया, और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स वाले उन्होंने भी अप्रूव कर दिया। उसके बाद एक समझदार आदमी क्या करता है कि जब इसकी वैल्यू ज़ीरो हो ही गई है और मुझे अगर मिल रहा है 18 या 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो मैं क्यों ना ले लूँ। लेकिन क्या हुआ, इसमें ऑपरेटर्स ने उसमें गेम शुरू किया, उस पर अपर सर्किट लगा दिया। 2-4 दिन पहले रिजल्ट्स आए तो उन्होंने और थोड़ा सा ऊपर अपर सर्किट लगा दिया। आप समझ ही नहीं रहे उनका खेल, आप उसमें फंस जाते हो। तो देखिए मैं ज़्यादा आपको सात्विक ज्ञान नहीं दूंगा, लेकिन मैं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बता सकता हूँ कि कोई भी कंपनी अगर आप बाई करते हैं, किसी भी कंपनी का शेयर, उसके फंडामेंटल पहले देख लीजिए। कैंडल स्टिक हो गया, इसके बाद चार्ट हो गया, उसका पैटर्न हो गया, उसका RSI हो गया, ये बहुत बाद की चीज़ है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज RSI ये सारी चीज़ें मैनिपुलेटर्स और ऑपरेटर्स बहुत आराम से कर सकते हैं। तो मैं रिटेल इन्वेस्टर्स से स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप किसी भी कंपनी में पैसा डालें, फंडामेंटली उसको देख लीजिए। और बैंकरप्ट कंपनी में क्यों पैसा लगाना है यार, 8000 कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, किसी में लगा दीजिए, वाई बैंकरप्ट कंपनी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगला कोई भी शेयर्स आप लें या कभी भी खरीदें तो बैंकरप्ट कंपनी, पेनी स्टॉक्स बच के बहुत आराम से। और पेनी स्टॉक में तो आप अपने पोर्टफोलियो का ज़्यादा से ज़्यादा 20%, नहीं तो मैं बोलूँगा 10% ही पैसा लगाइए, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है। कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र बोलता है, कोई भी बोलता है, अल्टीमेटली पैसा आपका है, यू हैव टू डिसाइड इट। सो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि डी लिस्टिंग के बारे में, डी लिस्टिंग क्यों होती है, डी लिस्टिंग कितने टाइप की होती है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। सो तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।